सेकंड लॉ के लिए। तो सेकंड लॉ के लिए मेन 3 स्टेटमेंट दिए थे 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, केल्विन और प्लैंक ने, क्लॉसियस ने और प्लैंक ने। तो पहला है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। इसमें है, ऐसी मशीन बनाई जानी असंभव है जो चक्रों में चले तथा कार्यशील निकाय में बिना परिवर्तन के एकल पिंड द्वारा अवशोषित की गई हो और ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात बता रहे हैं, जो कि है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन तीनों का जो सार है वो एक ही है। तो पहला है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, ऐसी मशीन बनाई जानी असंभव है जो चक्रों में चले तथा कार्यशील निकाय में बिना परिवर्तन के एकल पिंड द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को संपूर्ण कार्य में बदल दे। यानी कि ऐसी मशीन बनानी असंभव है जो ऊष्मा को ग्रहण करे और ऊष्मा को पूरा पूरा क्या कर दे, कार्य के अंदर रूपांतरित कर दे, यानी कि 100% एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ कार्य जो होता है वो अन्य बलों में भी या फिर अन्य चीज़ों में भी क्या होता है, थोड़ी ऊष्मा जो है वो अन्य चीज़ों में भी निकल जाती है। पूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करने वाली मशीन बनानी असंभव है। तो केल्विन ने ये बताया। नेक्स्ट है क्लॉसियस का कथन, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ऐसा ताप में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर तब तक नहीं बह सकती जब तक कि कोई बाह्य बल या बाह्य साधन का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। यानी अगर अपन गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाते हैं तो ऊष्मा जो होती है वो गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ प्रवाहित होती है और फिर टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल हो जाता है या सेम हो जाता है। तो क्लॉसियस ने भी यही बात बताई कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहना असंभव है और तब तक नहीं बह सकती जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ही क्या होगा, वो ऊष्मा जो है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बहेगी। तो इन्होंने बताया कि किसी बाह्य सहायता के बिना किसी स्वतः क्रिया मशीन हेतु कम ताप वाले पिंड से अधिक ताप वाले पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही बात कही है लेकिन अलग तरीके से। फिर लास्ट स्टेटमेंट है इसमें प्लैंक स्टेटमेंट। इन्होंने बताया कि ऐसी मशीन को बनाना असंभव है जिसमें कि एक चक्र में परिपार्श्विक में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को कार्य के समतुल्य परिवर्तित किया जा सके। तो इन्होंने भी सेम बात कही है कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें कि एक चक्र में परिपार्श्विक में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को कार्य के समतुल्य परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें कि ये किया जा सकता है। अब परिपार्श्विक क्या है? परिपार्श्विक होता है आपके, एक तो होता है आपके निकाय और एक होता है परिपार्श्विक। निकाय तो वो होता है वो सिस्टम या वो जगह, वो स्थिति या परिस्थिति जिसमें कि अपन ऊष्मा गति की अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जो रिएक्शन करा रहे हैं या जो भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में या जिस स्थिति में जिस जगह पर अपन कर रहे हैं वो तो होता है निकाय। और उसके अलावा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, उस निकाय के अलावा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो क्या कहलाता है? उसका परिपार्श्विक कहलाता है। यानी निकाय तो होती है छोटी वस्तु और परिपार्श्विक होता है पूरा ब्रह्मांड निकाय को छोड़कर। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि अपन को पता चलता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो ग्रहण की गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे, जिसके लिए कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन दिए थे और सबसे सही कथन क्लॉसियस का माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू।